हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको इसकी 1.2 की 4 थ्योरम समझाई थी। आई थिंक आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और आपको थ्योरम भी समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो उन थ्योरम्स में तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। 4-5 क्वेश्चन जितने भी होंगे इस वीडियो में उतने करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को करने का सबका अलग अलग मेथड होता है। आपको जो भी मेथड इजी लगे वैसे कर लेना। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करवा रही हूँ आपको वही करना है। आपको जैसे जो अच्छा लगे, आपके कॉलेज वाले टीचर्स ने अगर कुछ अलग तरीके से कराया है जो मैं करवा रही हूँ तो आप, अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप वो कर लेना। मेरा सही लगता है तो मेरा कर लेना, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कोशिश करूँगी आपको इजी से इजी मेथड समझाने की, ठीक है। मेरी बस ये कोशिश रहती है कि बहुत टिपिकल आपको ना लगे। एग्ज़ाम में अगर आए तो आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है हमें। क्वेश्चंस को इनमें रटना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि इसमें हमें कौन सी थ्योरम का यूज़ करके, कौन से रिज़ल्ट का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। बस यही यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। लेट जी बी अ ग्रुप, प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। क्या कह रहे हैं, कोई ग्रुप है आपके पास जी, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, जहाँ पे जो ए है वो एलिमेंट है इस ग्रुप का, ये सॉल्वेबल है जी में। कब? जब ए क्यूब है किसी एलिमेंट का ग्रुप जी के, और इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो दोनों ही चीज़ें प्रूव करनी है। अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल है तो पक्का ए क्या होगा, ग्रुप जी के किसी न किसी एलिमेंट का क्यूब होगा। और अगर ए किसी भी एलिमेंट का क्यूब है तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल होगी उस ग्रुप जी में, यानी कि उसके एलिमेंट को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें प्रूव करनी है। 2 पार्ट है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, छोटा सा है। देखो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ग्रुप दे ही रखा है ये, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन जो दे रखी है, देखो आपको क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, ठीक है। ये आपको ग्रुप गिवन है। उसके बाद देखो, अब हम मान लेते हैं, क्यों क्या मान रही हूँ मैं, कि ये जो इक्वेशन है ना वो सॉल्वेबल है। ये चीज़ मैं मान के चलूँगी कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, और क्या प्रूफ करके दिखा दूँगी कि ए किसी एलिमेंट का क्यूब है, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम ये लिखेंगे सपोज इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इज़ सॉल्वेबल इन जी। मैंने मान लिया कि इक्वेशन क्या है, सॉल्वेबल है जी में। और अब अगर ये जी में सॉल्वेबल है तो जी का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने मान लिया कि वो एलिमेंट क्या है, बी है। तो देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट बी, जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, जी में से ही बिलोंग करेगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो बी है वो किस तरह से है, इस तरह से है कि अगर मैं एक्स को बी से रिप्लेस कर दूँ, बी स्क्वायर ए बी कर दूँ, तो वो भी ए इन्वर्स के इक्वल होगा। यहाँ पे ये गलती मत करना, इस चीज़ को कन्वर्ट मत कर देना, ये तो ए इन्वर्स ही रहेगा। दिस इज़ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब मेरे को इसको कैसे भी सॉल्व करना है और ए का क्यूब बनाना है। इधर ए का क्यूब बनाना है और इधर कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब ए का क्यूब नहीं, सॉरी, यहाँ पर ए रखना है और यहाँ पर ब्रैकेट में कोई टर्म हो और उसका क्यूब हो जाए। तो बस मुझे अब ये काम करना है। तो ये अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम क्या करें। प्री मल्टीप्लाई करें, कुछ पोस्ट मल्टीप्लाई करें, इन्वर्स से करें, बी से करें, ए से करें, बस यही चीज़ लर्न करने की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए स्क्वायर से। यहाँ पर प्री और पोस्ट वर्ड का बहुत मतलब इस वर्ड की ना बहुत इंपॉर्टेंस है।
अगर आप एक जगह प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी जगह पोस्ट नहीं कर सकते, उस सबका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए लिखा है प्री। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो ए स्क्वायर को अगर आपने पहले लगाया और अगर जल्दबाजी में आपने ए स्क्वायर यहाँ पे लगाना है ना, ए स्क्वायर इन्वर्स, ए इन्वर्स के बाद लगा दोगे तो वो गलत माना जाएगा, इसको पहले ही लगाना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या है, ए स्क्वायर ए इन्वर्स। ठीक है, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, ए बी। इसको लिख सकती हूँ ए बी की पावर 3। ए स्क्वायर और ए को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए कुछ ही कह लो। ए इंटू ए क्या हो, अगर एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो एलिमेंट खुद आ जाएगा। तो देखो ज़रा यहाँ पे, ये ए क्या आ गया, क्यूब आ गया, किसका, किसी एलिमेंट का। तो यहाँ से जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो क्या मिल गई हमें। अब देखो, अब हमें क्या प्रूव करना था कि ए ग्रुप जी के किसी एलिमेंट का क्यूब है। तो यहाँ से देखिए, ए तो जी में था ही, बी भी जी में था। तो क्लॉजर लॉ में पता है ना क्या कहता है कि अगर आप ए बी भी करोगे तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। तो यहाँ से ये चीज़ भी कंफर्म होती है कि ए बी जी में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई और एलिमेंट आ जाए यहाँ पे, ए बी जी में भी है। तो ए क्या है यहाँ पे, इसका क्यूब है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब करते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करना है, मैं मान कर चलूँगी कि जो ए है वो किसी भी एलिमेंट जी में से किसी भी एलिमेंट का क्यूब है, और फिर शो करके दिखा दूँगी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि जो ए है ना, ए बी का यूज़ हम कर चुके, वो सी का क्यूब है। लेट ए क्या है, वो सी का क्यूब है, और यहाँ पे जो ये सी है, ये जो आपका सी है वो क्या है, जी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये सी क्या कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। अब देखो मेरे को ना एक्स की वैल्यू को चूज़ करना है। एक्स की वैल्यू को चूज़ करने का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर ए एक्स है ना ये, इसको सॉल्व कर कर ए इन्वर्स आना चाहिए। क्या मान के चलो आप, ए को सी की पावर 3 मान के चलो, यहाँ पे सी की पावर 3 आएगा इस ए की जगह। और ए इन्वर्स का क्या मतलब है, अगर ए की वैल्यू सी की पावर 3 है तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, सी की पावर -3। यानी कि यहाँ मुझे कुछ एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको सॉल्व करके मेरा आंसर सी की पावर -3 आ जाए। क्या आ जाए, सी की पावर -3। तो हम इसको ट्राई करके देखेंगे, लर्न तो हमें है नहीं। अगर मैं मान लो एक्स को सी पुट कर देती हूँ, ठीक है, देखिए क्या होगा अगर मैं एक्स को सी पुट करूँगी। तो मेरे पास इक्वेशन है ये, एक्स को मैंने सी पुट किया तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर के। ए की वैल्यू क्या है, सी क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या है, सी। तो बेस सबका सी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 4 5 6, यानी कि सी की पावर 6। अगर आप एक्स को सी स्क्वायर पुट करते हो तो सी स्क्वायर पुट करने से क्या होगा, एक्स का स्क्वायर है, सी स्क्वायर आप पुट कर रहे हो उसका भी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, सी क्यूब, और एक्स कितना है, सी स्क्वायर। तो देखो सी की पावर 4, सी की पावर 3, सी की पावर 2, यानी कि पॉजिटिव पावर आएंगी ना। जैसे जैसे आप एक्स की पावर बढ़ाते जाओगे, सी की पावर 1, सी की पावर 2, सी की पावर 3, तो ये टर्म तो बढ़ती जाएगी। बट मुझे तो आंसर में क्या चाहिए, सी की पावर -3, यानी कि माइनस को लाने के लिए मुझे माइनस की तरफ जाना पड़ेगा। इससे तो काम नहीं चल रहा पॉजिटिव से। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक्स को सी की पावर -1 पुट करके देखती हूँ। तो देखिए ज़रा यहाँ पे एक्स को सी की पावर -1 पुट करो, ये क्या हो जाएगा, सी की पावर -2। ए को क्या पुट कर हमने, सी की पावर 3, और एक्स को सी की पावर -1। तो -2 -1 इज़ -3, -3 + 3 सी की पावर 0, और एलिमेंट की पावर 0, इट मीन्स ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा। इससे भी हमारा आंसर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को क्या पुट करेंगे, सी की पावर -2। इसे देखते हैं, एक्स को सी की पावर -2 पुट करो। यहाँ पे देखो सी की पावर -2 उसका स्क्वायर, ए को क्या चल पुट कर रखा है, सी की पावर 3, एक्स क्या है, सी की पावर -2, ये क्या बन गया, सी की पावर -4, सी की पावर 3 और सी की पावर -2। -4 -2 इज़ -6, -6 + 3 इज़ -3। तो सी की पावर -3 क्या है, ए इन्वर्स है। तो इसी के इक्वल प्रूव करना था ना। तो हमने सॉल्व करके देखा कि हम एक्स को क्या चूज़ करें कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वी शैल नो दैट, हमें ये पता है, ये काम तो हमने करके देखा। अब हम लिखेंगे कि ये हमें पता है, वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू
सी की पावर -2, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अगर मैं x को c की पावर -2 पुट करती हूँ जो कि g में बिलोंग करता है, तो वो क्या है, ये सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन का, x² ax = x इनवर्स, इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है जी। और उसके बाद आप ये वाला स्टेप करके दिखा सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया, जो मैंने आपको भी करके दिखाया ना। c² पुट करने से क्या होगा, तो उसके बाद हम ये चीज़ पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, x² की वैल्यू पुट करो, आंसर को सॉल्व करके आपका क्या आएगा, a इनवर्स आएगा। बस बात खत्म। ठीक है, हो गया वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास J डॉट कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, तो शो करो कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a की पावर k करने पर आपको e मिलेगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू g। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है जी, एक ऐसा पॉजिटिव लीस्ट नहीं पॉजिटिव इंटीजर k ढूंढो कि a क्या यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए ये जो k है वो ऐसा काम करे कि a की पावर k करने पर आपको e मिले। यहाँ यही बात समझने की है कि ये ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा कि हमें मतलब ये चीज़ हमें ढूंढनी है कि कोई ग्रुप है तो ऐसा नंबर k ढूंढना है कि a की पावर k करने पर e आ जाए। ठीक है जी, तो करते हैं फिर स्टार्ट इसको। देखो मैंने मान लिया, क्योंकि एक फाइनाइट ग्रुप है ये, तो मैंने मान लिया इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो A1 A2 A3 A4 अप टू AN तक है। मैंने इस ग्रुप के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लिए। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे कर लिया। अब क्योंकि A1 ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, A1 ग्रुप का एलिमेंट है, ऐसे ही A2 भी ग्रुप का एलिमेंट है, ऐसे ही A3 भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो बाय क्लोजर लो हम क्या लिखते हैं कि अगर A1 ग्रुप का एलिमेंट है तो भाई A1² भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, A1³ भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, A1 तो है ही, A14 भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, A15 भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, A16 भी। तो ऐसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस ग्रुप के एलिमेंट होंगे, जो जी में बिलोंग कर रहे होंगे। और ये तो सिर्फ A1 की बात थी, ऐसे ही A2, ऐसे ही A3, ऐसे ही A4, ऐसे ही कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे इनफाइनाइट। तो अभी तो ऊपर हम कह के चुके हैं कि ग्रुप तो हमारा फाइनाइट है, यहाँ से हम कह रहे हैं कि इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन ही तो है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है कि ये एलिमेंट्स रिपीट करना स्टार्ट कर जाएं। ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि आप लिख लेना वो कि सिंस यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर जाएंगे। रिपीट करना स्टार्ट करने का क्या मतलब होता है कि A1 की पावर I और A1 की पावर J जो है वो इक्वल हो जाए, बट I और J इक्वल ना हो। वही आपका आल्टा वाला एग्जांपल कि ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, ये भी तो k का काम कर रहा है, ये भी k का काम कर रहा है ना। लेकिन क्या आप इसको ये कह सकते हो, हमें तो छोटा नंबर चाहिए होता है ना। देखो ये भी तो a की पावर k करने पर आपको 1 मिल रहा है और ये भी a की पावर k करने पर आपको 1 मिल रहा है, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो 1 वैल्यू तो इससे भी मिल रही है, 1 वैल्यू इससे मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब बेस तो ये सेम है, बट इनकी जो ऊपर वाली पावर्स है वो अलग है। ठीक है, अब मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ ना इसको, A1 की पावर I माइनस जे ई के इक्वल हो जाता है। तो आई थिंक आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं बता देती हूँ वो कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए की पावर माइनस जे से, तो क्या होगा, A1 की पावर I तो है ही, A1 की पावर माइनस जे से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू में A1 की पावर जे तो है ही, और A1 की पावर माइनस जे से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये I माइनस जे बन जाएगा। ये देखो A1 की पावर 0 और एलिमेंट की पावर 0 किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या कंडीशन आ गई, a की पावर समथिंग करने पर e मिल रहा है। तो इसको देखो, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट k नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते आप इसको डायरेक्ट k, वही सेम बात ये वाला एग्जांपल की,
मुझे क्या पता कि ये नंबर 16 है। अगर मैं आयोटा की बात करूँ, मेरे को क्या पता भाई ये नंबर 16 है कि 4 है, मेरे को तो नहीं पता। 4 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है, 16 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है। बट क्या हम यहाँ से इसको मैं के सीधा मैं लिख सकती हूँ कि भाई आई माइनस जे इक्वल टू के A1 की पावर के इक्वल टू ई और क्वेश्चन हो गया सोल्व? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ऐसे तो हमें कितने ही नंबर्स मिलेंगे, तो मैं कैसे निकालूँ फिर के की वैल्यू? मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है। इस टर्म को मैं मान लेती हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये K1 है। यहाँ पर जो K1 है वो क्या है, I माइनस जे है। देखो ये तो मैंने A1 के लिए किया, ऐसे हम A2 के लिए करेंगे। A2 में भी कुछ नंबर मान लेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कोई K2 एग्जिस्ट करेगा, फिर K3 एग्जिस्ट करेगा। तो सिमिलरली मतलब मेरे पास क्या होंगे, K1 K2 K3 सब अप टू Kn तक एग्जिस्ट करेंगे। बट मैं K कैसे निकालूँ? तो K हम कैसे निकालेंगे, इन सब का जो एलसीएम होगा ना, इन सब का जो भी एलसीएम होगा वो क्या होगा, आपका के की वैल्यू होगी। समझ रहे हो मेरी बात? एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर 4 पे भी वैल्यू मिल रही है, 16 पे भी मिल रही है, और अगर 20 पे भी मिल रही है, एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, अगर 22 पे भी मिल रही है, 24 पे भी मिल रही है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, लीस्ट वैल्यू निकालने का। लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, यही ऑप्शन है। तो उसमें जो भी लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपकी के की वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को हमने कुछ भी नहीं किया, क्लोजर लॉ लगाया है, बस यहाँ पर ये चीज़ समझने की थी। इसको डायरेक्ट हम के नहीं लिख सकते, ऐसा K1 भी होगा K2 भी होगा। तो आंसर कब मिलेगा, जब हम सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर नहीं भी बताई है तो अभी बता देती हूँ। जब मैंने आपको कंपटीशन टेबल वाले क्वेश्चन कराए थे, जब बताई होगी, ये कहा था कि हर जो भी आपकी कंपटीशन टेबल होती है, देखो क्या था उसमें, कोई आपको बहुत सारे मान लो एलिमेंट्स दे रखे हैं, 5-6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसके आप कंपटीशन टेबल बनाओगे तो वो 5 या 6 ऑर्डर की बनेगी, तो वो ग्रुप तो बन जाता है। बट ये चेक करना रह जाता है कि ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो एक चीज़ लर्न कर लो, 5 ऑर्डर तक का हर एक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। लिख लेना इस बात को। इसका ही प्रूफ हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम प्रूव करेंगे, 3 में नहीं है, 4th में है। 4th में है कि 2 ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन होता है। फिर हम 3 ऑर्डर का प्रूव करेंगे, फिर हम 4 का करेंगे। इस बुक में कर लेंगे हम 5 तक का। तो अभी आप इस चीज़ को लर्न कर लो, 5 ऑर्डर तक का हर एक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। तो जो कंपटीशन टेबल में हमें चेक करना होता है ना कि कॉम्पिटेटिव है या नहीं है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं एज दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, जो भी उसका ऑर्डर है 5 या 5 से कम। सो ये क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में बतानी थी वैसे तो ये बात, बट कोई बात नहीं, मैं बता दी। 3rd क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसान सा है, ये आप कर भी सकते हो खुद, 2 लाइनों का क्वेश्चन है। मेन तो 4th क्वेश्चन ही है। क्या है 3rd में, देखो 3rd में ये है, इन अ ग्रुप शो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। कोई ग्रुप है आपके पास, मान लिया कि जी ना ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए मान लें कि कोई भी एलिमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि ना ये शो करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि भाई ए का ऑर्डर भी क्या है, 1 है। मैंने मान लिया कि ए का ऑर्डर भी क्या है, 1 है। अब अगर ए का ऑर्डर 1 है तो मतलब ए की पावर 1 करने पर क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो ए की पावर ए 1 का क्या मतलब है, ए तो है। तो ये एलिमेंट किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। अगर मान लो आप ग्रुप का एलिमेंट बी ले लो, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा, 1, मतलब बी की पावर 1 करने पर ई मिलेगा। यानी कि वो एलिमेंट आइडेंटिटी के ही तो इक्वल हो रहा है। इट मीन्स आइडेंटिटी का ऑर्डर ही सिर्फ 1 हो सकता है। कोई और एलिमेंट लेके भी देख लो तो वो ई के ही इक्वल आएगा। तो ग्रुप में आइडेंटिटी के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 1। बस ये था, इसमें कुछ भी नहीं था। मेन अब 4th क्वेश्चन में शो करना है कि जो ग्रुप अप टू 2 ऑर्डर तक के हैं, यानी कि 1 और 2 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो एबिलियन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें शो करना है। देन जो आपका 5th क्वेश्चन है वो ये है, इन अ ग्रुप जी, इफ़ अ ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स देन शो इट मस्ट बी एबिलियन। तो 5th क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि 3 एलिमेंट का ग्रुप भी एबिलियन होता है। 4th में 2 एबिलियन, 2 का शो करेंगे, और 5th में 3 का। बस इतने ही करेंगे, बाकी के बाद में करेंगे फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं फटाफट से। 4th तो आसान ही है, देखो
कैसे करेंगे जी, हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप, अब ये ग्रुप कैसा है, अब मुझे शो करना है कि भाई ये चीज़ शो करनी है कि ये एबिलियन होते हैं। तो दो ही केस बनते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हो सकता है कि ग्रुप का ऑर्डर 1 हो और या फिर हो सकता है कि ग्रुप का ऑर्डर 2 हो, और तो कुछ नहीं बनता, 1 या 2। अब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 1 है, इस बात का क्या मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट है, और किसी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट कौन सा होता है, आइडेंटिटी होता है भाई, और तो कोई नहीं होता, तो बस आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ से आप, अब ये ग्रुप तो ऑलरेडी है, ग्रुप तो है, क्या शो करना है, एबिलियन। आपको ध्यान हो तो ग्रुप क्या था जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था, क्लोजर लो, आपका कॉम्पिटिटिव और उसका आइडेंटिटी और इन्वर्स, और ये 4 होने के बाद कॉम्पिटिटिव लो को जो ग्रुप सेटिस्फाई करते दैट इज़ एबिलियन ग्रुप। एबिलियन करने के लिए क्या करते थे हम, ए बी करो, बी ए इंटू, अगर ए करने पर ए आ रहा है, ई इंटू ए करने पर अगर ए आ रहा है, तो इट मीन्स दैट इज़ कॉम्पिटिटिव। तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये एबिलियन है ही, तो दिख ही रहा है आइडेंटिटी, अगर इसके अंदर एलिमेंट है तो ये एबिलियन ग्रुप ही होगा। बट फिर भी हम अपनी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे कर सकती हूँ मैं, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, कॉम्पोजिशन टेबल बनाऊंगी, डॉट यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या आएगा, ई इंटू ई तो आएगा, और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये कॉम्पोजिशन टेबल क्या है, सिमेट्रिक है, ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, आंसर तो ई ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देना, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, कॉम्पोजिशन टेबल बना के, सिंस दिस कॉम्पोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक इन नेचर सो दिस ग्रुप इज एबिलियन, बस बात खत्म। मन में तो इतना ही करना था। अब देखो दो में क्या है, अब इस ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट है, तो एक तो भाई ई होगा ही होगा, आइडेंटिटी तो होगी होगी, और कोई एक एलिमेंट अपनी मर्जी से जो आपका मन करे, मान लेना, मैंने मान लिया कि वो क्या है, ए है, ठीक है, एक ई है और एक ए है। अब देखो एलिमेंट में इन्वर्स होता है, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स तो भाई आइडेंटिटी ही होती है, आपको पता है ये चीज़, आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी होती है। और दूसरा एलिमेंट कौन है यहाँ पे, ए है, तो ए का इन्वर्स किसको होना पड़ेगा, ए का इन्वर्स ए खुद ही होएगा भाई। यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता है, से अगर जैसे 5th क्वेश्चन है उसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे तो वहाँ बी हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है कि भाई ए का इन्वर्स हो सकता है कि बी हो। बट यहाँ तो जब ई का इन्वर्स आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी होती है, जब ई का इन्वर्स तो ई हो गया, तो ए का इन्वर्स तो ए होना ही पड़ेगा। आपको ध्यान हो तो 1.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें क्या था, अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स हो जाए तो वो ग्रुप पक्का एबिलियन ग्रुप होता है। यहाँ पे भी यही सेम केस राइज हो रहा है, ग्रुप का हर एक एलिमेंट, 2 ही तो एलिमेंट है और दोनों ही क्या है, खुद के इन्वर्स हैं, खुद के इन्वर्स हैं, तो ये ग्रुप कैसा हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 ग्रुप के एलिमेंट है, अगर मान लो मैं ए इंटू ई करूँ तो क्या आएगा ए, और ई इंटू ए करूँ तो भी क्या आएगा ए, तो यहाँ से भी लिख सकते हो कि ये कॉम्पिटिटिव मर्जी है, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख देना, दोनों चीज़ सही है। ठीक है जी, आसान था बिल्कुल। 5th में क्या है, 5th क्वेश्चन में इसका केस 3rd मान लो, 5th क्वेश्चन अलग से मान लो। अब यहाँ पे ग्रुप में ना 3 एलिमेंट कर दिए, पर ये कर दिया, तो आइडेंटिटी तो था ही, एक भी था, अब एक बी और आ गया भाई। ठीक है जी, अब क्या करें, कोई बात नहीं, भी आ गया तो आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही रहेगा। ऑप्शन क्या है, केस बना लो, ए का इन्वर्स हो सकता है कि ए हो, अगर ए का इन्वर्स ए हो गया तो फिर भाई बी का इन्वर्स तो बी होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वही थोड़ी बातें आ गई कि सिंस, यहाँ पे रख देना ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, यहाँ पे ये एक्स है ना, ये जी के लिए, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप बिलोंगिंग, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैज़ इट्स ऑन इन्वर्स, हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स खुद ही है, तो बाय थ्योरम वी कैन से दैट दिस ग्रुप इज एबिलियन। केस 1 की बात तो यहीं ख़त्म हो गई। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे, कि आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी है, बट अगर ए का इन्वर्स तो बी हो और बी का इन्वर्स ए हो तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, कॉम्पोजिशन टेबल बनाओ, क्योंकि हम सिमेट्रिक प्रूफ कर दें अगर तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ई ए बी। ठीक है जी, ए इंटू ई ई, ए इंटू ए इंटू बी बी, ए इंटू ई ए। अब ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिख सकते, अभी बताती हूँ कैसे लिखनी है, इसको छोड़ दो। ए इंटू बी की वैल्यू कैसे लिखनी है, देखो समझना ध्यान से, ए का इन्वर्स कौन है,
ए का इन्वर्स कौन है, बी है। मैंने आपको समझाया था कंपोजिशन टेबल को कैसे देखा करते हैं कि ए का इन्वर्स अगर ढूंढना है, ये एलिमेंट ए है, अगर इसका इन्वर्स ढूंढना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तक चलो, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो उसका जो टॉप एलिमेंट होगा ना वो इन्वर्स होगा। तो ए का इन्वर्स कौन है, गिवन है ये चीज़ तो हमें बी है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ तक चलना पड़ा तभी तो इसका टॉप बी इन्वर्स आया। तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यहाँ आइडेंटिटी ही आएगा। ए से आइडेंटिटी तक मूव करे, उसका टॉप देखा, दैट इज़ बी। तो ये आपने ऐसे फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, बी इंटू ई तो बी होगा। अब बी का इन्वर्स कौन है, ए, तो इसका मतलब बी से आइडेंटिटी तक मूव करूँगी, उसका टॉप देखूंगी तभी तो ए इसका इन्वर्स बना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी भाई ई आएगा। अब बात रह गई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। तो देखो, अगर आप पेपर में बैठे हो और ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको नहीं पता कि भाई ये हमें कैसे फिल करना सिखाया गया था, ए इंटू ए निकालना, बी इंटू बी निकालना, तो क्वेश्चन थोड़ा ना छोड़ के आ जाओगे, ये चीज़ नहीं पता था तो। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको भी पता चल रहा होगा देख के कि ये आएगा, आपको पता है कि यहाँ तो ए आएगा, यहाँ भी आएगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर एलिमेंट ही कितने हैं, 3 एलिमेंट है, और शो करना है कि एबिलियन बनेगा तो पक्का भाई एबिलियन तो बनेगा ही बनेगा। एबिलियन बनेगा तो सिमेट्रिक तो होगी, और इस कंपटीशन टेबल के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसी ग्रुप में से आने हैं, बाहर से आने नहीं। अब इस रो में ए आ चुका, ई आ चुका, बच गया कौन, बी, तो यहाँ पे तो बी आएगा। इसमें बी आ चुका, ई आ चुका, और यहाँ पे बच गया कौन, ए आएगा, तो भाई ए आएगा, दिख भी रहा है हमें। बट ये आएंगे कैसे, ये तो चलो चीज़ ठीक है, आपकी बात ठीक है, हम लिख देंगे ऐसे अगर हमें रीज़न नहीं पता तो, लेकिन रीज़न भी पता होना चाहिए। अगर नहीं आते तो बात अलग है, बट आप पेपर में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करके आओगे कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने कैसे निकाली। तो वो देखते हैं हम। देखो, दो वैल्यू निकालनी है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ग्रुप के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, ए, ई, बी। अब मुझे तो पता नहीं भी क्या हो सकती है, तो मैम अगर मान लो कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो, मैंने मान लिया कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो इसका मतलब तो क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए की इक्वल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू ए नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा है ना तो इसका मतलब तो ये है कि ए आइडेंटिटी के इक्वल है। क्योंकि देखो, इस चीज़ को भूल जाओ, मान लो ए आइडेंटिटी के इक्वल है और मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको ऐसे, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर इंटू ई, सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और ई इंटू ए, यानी कि ये कंडीशन है। ये कंडीशन कब आई, जब ए इक्वल टू ई आया। तो लेकिन ए इक्वल टू ई तो है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप के अंदर तो तीनों एलिमेंट अलग अलग है, ई अलग है, ए अलग है और बी अलग है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो नहीं हो सकता, ये कंडीशन तो गलत हो गई। अब क्या केस बचा, हो सकता है कि ए स्क्वायर ई के इक्वल हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो जब ही होगा जब ए इक्वल टू ए इन्वर्स होगा, जब ए का इन्वर्स ए होगा। लेकिन हम तो कौन सा केस लेके चल रहे हैं, जब ए का इन्वर्स बी हो। ये बात नहीं समझ में आई क्या आपको, कैसे करा मैंने, कुछ भी नहीं किया, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को, तो क्या बनेगा, ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए, तो ए स्क्वायर एलिमेंट और खुद का इन्वर्स ई, यानी कि ये चीज़ है। तो ये चीज़ कब आई, जब ये चीज़ थी। तो ऐसा भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो जो चीज़ है उसमें ए का इन्वर्स बी है, तो ये भी बात खत्म। अब ना तो ए का इन्वर्स ए है, ना ए का इन्वर्स ई है, तो भाई ए, सॉरी इन्वर्स बोल रही हूँ, ना तो ए का स्क्वायर ए है ना ही ए का स्क्वायर ई है, तो ए का स्क्वायर किसको होना पड़ेगा, बी को होना पड़ेगा। और वैसे भी हमें पता था कि यहाँ पे बी आएगा, तो रीज़न पता चल गया क्यों आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी। ये चीज़ आपने पेपर में लिखनी है। सेम एज इट इज़ बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वही सेम रूल यहाँ पे आई हो जाता है कि बी स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, हो सकता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू ई हो जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सेम बात है, फिर तो बी ई के इक्वल होगा, लेकिन ये तो अलग अलग एलिमेंट्स है। बी स्क्वायर मान लो बी हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फिर तो बी और बी इन्वर्स इक्वल होने पड़ेंगे, लेकिन हमारा केस में तो बी का इन्वर्स ए है, तो भाई फिर तो बी स्क्वायर को ए के ही इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये समझ में तो आ गया ना कैसे। तो अब देखो, ई ए बी, अब हम कहते हैं ना कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, आपको अगर किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, समझ लो। सिमेट्रिक होने का ये मतलब है कि रो और कॉलम्स का सेम होना। कैसे, ये देखो, ये रो होती है,
जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं ना उसको हम रो बोलते हैं, और जो ऐसे वर्टिकल्स होते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रो है, इसमें क्या एलिमेंट्स है, ई, ए, बी, और ऐसे जो इस टेबल का फर्स्ट कॉलम है इनको भूल जाओ, ये नहीं, ये जो हमने लिखी है बस इसको देखो। ये कंपटीशन टेबल का फर्स्ट कॉलम ई ए बी, यानी कि इसकी रो भी ई ए बी और इसका कॉलम भी ई ए। ठीक है, बात खत्म। तो सिमेट्रिक हो गई, सेम हो गई। इसकी सेकंड रो क्या है, ए बी ई, और इसका सेकंड कॉलम ए बी ई, तो ये दोनों भी सेम है। इसकी थर्ड रो क्या है, बी ई ए, और इसका थर्ड कॉलम बी ई ए। तो इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक इन नेचर। तो अगर ये नेचर में सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा। तो हमने क्या प्रूव करा कि 2 ऑर्डर का ग्रुप भी एबिलियन होता है, 1 ऑर्डर का, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में 1 का भी प्रूव कर दिया था और 2 का प्रूव कर दिया था। सॉरी, थर्ड में कह रही हूँ, फोर्थ में 2 चीज़ थी ना, अप टू 2 ऑर्डर था। तो 1, 2 और 3 ऑर्डर का ग्रुप हमने एबिलियन प्रूव कर दिया। 4 और 5 का भी होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये थे आपके 1 to 5 क्वेश्चन। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, आसान सा है, कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। 2 लाइन का क्वेश्चन है। क्या है, प्रूव दैट अ ग्रुप इज एबिलियन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2। ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि एक ग्रुप जो है वो एबिलियन होगा कब, जब आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, हो जाए तो। बाकी मैं करवाऊँगी, फिर भी ट्राई करके देख लेना, बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करोगे। 14th क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी मैं आपको। ये क्वेश्चन तो आपका जब भी हो जाना चाहिए था, जब मैंने आपको ये एडिशन मॉडुलो और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कराए थे ना, ये क्वेश्चन तो तभी हो जाता। मतलब इनमें थ्योरम का यूज़ नहीं है। ये 14 क्वेश्चन तो आप ही करोगे, जब मर्जी करना, मैं नहीं करवाऊँगी इसको। ठीक है जी, तो बाकी के बच्चों के क्वेश्चन फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा एक वीडियो में मुझसे नहीं करवाया जाएगा। 32 मिनट्स ऑलरेडी हो गया है, बोलते बोलते पता ही नहीं चला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, और समझ में आ गया हो तो ज़रूर बता देना। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।